वेलकम टू आवर चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट। माई सेल्फ त्रिभुवन सेठ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आज हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है और नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है। साथ साथ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सिंपली नेफ्रॉन का जो डायग्राम है ऐसा देखेंगे आप, और ब्लड वेसल किसमें एंट्री होगी, आर्टरी की। तो लेबलिंग ना करके मैं टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि लेबलिंग करना आपको आता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ है कि ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ओके, एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, तो मैंने आपसे कहा था आवर किडनी इज मेटानेफ्रिक। हमारी जो किडनी होती है मेटानेफ्रिक होती है। और मेटानेफ्रिक किडनी की खास बात क्या होती है? मेटानेफ्रिक किडनी की खास बात ये होती है, द यूनिट ऑफ दिस किडनी, इस किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, बोमन कैप्सूल सेलेक्टिव नहीं है। ये इसके पास जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ फिल्टर हुई हैं, सब की सब इस पाइपलाइन में, इस ट्यूब में आगे बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही बोमन कैप्सूल को हम लीव करते हैं, इसको छोड़ के बातें करते हैं, द अदर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल के जो अदर पार्ट है ये बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पार्ट से एवरीथिंग कैन बी पास आउट, हर एक पार्ट सब कुछ पास आउट होगा, ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो मैंने आपसे बताया था ग्लोमेरुलस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, आर्ट्रियोल। जो आर्टरीज होती हैं, मैंने कहा था उनकी एंट्री जब होती है किडनी में एंटर करने के बाद आर्टरीज डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट। नेफ्रॉन में आर्ट्रियोल की एंट्री होगी और एंटर करने के बाद ये 50 टाइम्स ज़्यादा परमेबल हो जाएगा देन अदर पार्ट। इसे बोलते हैं आप एफरेंट आर्ट्रियोल और इसे बोलते हैं आप एफरेंट आर्ट्रियोल। और मैंने आपसे कहा 50 टाइम्स मोर परमिएबल देन दिस पार्ट। कभी कभी नीट में क्या करता है, आपसे डायग्राम पूछता है कि क्या होगा अगर एफरेंट आर्ट्रियोल जो एंटर कर रहा है बोमन कैप्सूल में, इसका हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और जो आर्ट्रियोल बाहर निकल रहा है बोमन कैप्सूल से, इसका डायमीटर हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन होगा, नहीं तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन नहीं होगा। समझ गए बात कौशिक लोग? ओके, मान लेते हैं ये डायमीटर ए है ना, और ये बी, डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर ऐसा हो गया। ये जी फॉर ग्लोमेरुलस, भूलना नहीं, जी फॉर ग्लोमेरुलस, और ए एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि वो आर्ट्रियोल, वो पाइप जो बोमन कैप्सूल में एंटर कर रही है, और ये रही एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि वो आर्ट्रियोल, वो पाइपलाइन जो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है बोमन कैप्सूल से। क्लियर पॉइंट? तो अगर इसका डायमीटर इसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, इन दैट केस कभी भी ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा। क्लियर? अगर गलती से इसका डायमीटर कम हो गया तब तो एकदम से नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो। तो याद रखना बेटा, हमें एवरी टाइम द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल मच बिगर देन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, ये भूलना नहीं, आपके नीट एग्जामिनेशन में ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ठीक है। तो अब हम बातें करते हैं। मैंने ये कहा था इससे पहले, अगर हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, उस टाइम पे एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट ऑफ बोमन कैप्सूल,
ये तीनों मिलकर के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएंगी, जो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। अब अगर हम क्या करें, इसे मैग्नीफाई करें, ध्यान देना, इसे नोट कर लेना पॉइंट को, ए ऑलवेज बिगर देन ई तभी फिल्ट्रेशन होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है किसी पेशेंट में जेनेटिक डिसऑर्डर हो, है ना। ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर उसका एफरेंट आर्ट्रियोल जो एंट्री कर रहा है, इसका डायमीटर कम हो गया या बराबर हो गया, तब हम बोलते हैं कि उनकी पर्टिकुलर पेशेंट की जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है और किडनी में कोई डिजीज़ भी नहीं है। होता है ना ऐसा, कोई डिजीज़ भी नहीं है। तो अगर डिजीज़ नहीं है फिर भी किडनी का जो फंक्शन है वो अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से क्या होता है, कहीं ना कहीं से वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बॉडी ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप्ड नहीं हो पाते। ओके, देखते हैं अब अगर इसे आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। जो बोमन कैप्सूल है, मैंने पहले भी डायग्राम बना रखा था, ये पार्ट है ना, इसकी जो सेल्स होंगी वो स्क्वैमस एपिथेलियम और पोडोसाइट बोलते हैं इनको हम। क्यों पोडोसाइट बोलते हैं, क्योंकि ये जो बोमन कैप्सूल है इसके इस पार्ट की जो सेल्स होती हैं वो पोडिया, पैर जैसा प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकाले रहती हैं। और आपको पता है इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना। और दूसरा बेनिफिट होगा, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी, और परमिएबिलिटी बढ़ने के साथ साथ इसका अटैचमेंट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, तो इन सेल्स को आप देखेंगे तो आपको ये सेल्स कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे, सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल। जो बैक की सेल होती हैं इनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल से फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम होंगी ये। अब ध्यान देना है, यहाँ से जो भी मटेरियल एंटर करेगा यहाँ बहुत ही स्पीड से क्या होगा, बहुत ही स्पीड से फिल्टर होकर के, दिख रहे हो ना, यहाँ पे क्या एंटर कर जाएगा, नेफ्रॉन के नेक में एंटर कर जाएगा बहुत ही स्पीड से। और नेफ्रॉन के नेक में एंटर करने वाला जो मटेरियल होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी, उसका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर होगा। क्लियर, समझ रहे बात को भी। अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं जो आगे काम आएगा, है ना। देखते हैं अब इसका मतलब यहाँ तक स्ट्रक्चर तो है लेकिन क्या सेलेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आएंगी सब की सब फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में एंटर कर जाएंगी, क्योंकि यहाँ की सेल्स बस फिल्ट्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है, ना कि सिलेक्टिव है। याद रखना, बोमन कैप्सूल नेवर सेलेक्टिवली परमिएबल। बोमन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती, यहाँ पे सेलेक्टिवली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता। याद रखना, हिंट कर लो कहीं। बोमन कैप्सूल इज नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल। की सेल्स कैसी हैं उसको हमने ऑब्जर्व किया और इन सेल को हमने क्या कहा, पोडोसाइट कहा। पोडोसाइट सेल कहाँ होती हैं, बोमन कैप्सूल में होती हैं, जिनमें ढेर सारे फिल्ट्रेशन स्लिट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ओके, अब हम इस पाइपलाइन में आगे बढ़ते हैं। इसे आप बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को जब हम मैग्नीफाई करेंगे तब हमें कैसा दिखाई देगा, देखते हैं। जब आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मैग्नीफाई करेंगे, मान लेते हैं ये पार्ट हमने ले लिया और इस पार्ट को हम डायग्राम से बना रहे हैं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, इसके ठीक पैरेलल रफली डायग्राम बना रहा हूँ, अलग कलर से बना दूँ। इसमें इसके ठीक पैरेलल जो ब्लड की कैपिलरीज हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, हल्का सा हिंट कर रहा हूँ, पेरी
ट्यूबुलर कैपिलरीज ये फैली होती हैं। अब ध्यान देना है, इसका मतलब एक्सचेंज होता है, रिलेशन होता है कहीं ना कहीं बाद में या पहले किसके बीच, इस ट्यूब्यूल के बीच और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के बीच, जो कि पार्ट है आर्टरियोल का। ओके, तो अब ध्यान दें हम यहाँ पे, अगर मैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को यहाँ बना दूँ डायग्राम, ये क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, पीटीसी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे अब मैं मैग्नीफाई करना चाहता हूँ किसको, इस ट्यूब्यूल को। तो जब मैं मैग्नीफाई करूँगा इसको और अल्ट्रा डायग्राम देखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक पार्ट लिया मैंने, ये वाला हिस्सा, ये, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये रही इसकी सेल्स, ये रही इसकी सेल्स, सेल्स 1 2 3, और इन सेल्स की खास बात ये है कि ये ब्रश बॉर्डर्ड होती हैं, आपने पढ़ा था। कैसी हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या बेटा ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, भूलना नहीं। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं, और साथ साथ वो ब्रश बॉर्डर्ड होती हैं। इनका रोल मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये रहा पीटीसी और ये रहा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि ब्रश बॉर्डर्ड है, मैंने आपसे बताया अभी, ब्रश बॉर्डर। ओके, अब ध्यान देना, भूलना मत, मैंने केवल इस पाइप को मैंने मैग्नीफाई नहीं किया है, मैंने बस इस पाइप को मैग्नीफाई किया है। यानी कि अगर मैं इस पाइप को भी लूँगा तो हमें क्या मिलेगा, देखने को कुछ ऐसा मिलेगा। सामने वाला जो पाइप होगा वो कुछ ऐसा बना होगा, और ये बीच की खाली कैविटी है, जो कैविटी चल रही है ना। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट ये हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपने पढ़ा था, जहाँ जहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं उनका काम क्या होता है, दे मे बी व्हाट, ग्लैंडुलर या फिर सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे या तो सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। और जिन एपिथेलियम में अगर सिलिया बन गई है ना, और विलाई बन गई, कुछ माइक्रोविलाई टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, और तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और साथ साथ अगर कोई मटेरियल कॉन्सेंट्रेट आगे बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेट मटेरियल को आगे बढ़ाने में वो हेल्प भी करती हैं। हमारा नाजल ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम होती है वो ब्रश बॉर्डर्ड होती है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, यहाँ पर भी क्या होती है, ब्रश बॉर्डर्ड होती है। तो जहाँ जहाँ ब्रश बॉर्डर्ड हैं, इसका मतलब ये एपिथेलियम क्या करेंगे, मूव करेंगे धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक किसी डायरेक्शन में। जैसे बैक्टीरिया को मूवमेंट करना होता है तो अपने सिलिया को बीट करता है, फ्लैजिलम को बीट करता है ना, जस्ट लाइक दैट। अगर ऐसे ही क्या होगा, ये जो एपिथेलियम है इनकी भी जो सिलिया है ये क्या करेगी, बीट करेगी ऐसे ऐसे बैक साइड, है ना। जब बैक साइड ये बीट करेगी तो यहाँ से जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड आ रहा है, उस फ्लूइड को इस पाइपलाइन में आगे बढ़ाने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। पहला पॉइंट है ना। और दूसरा पॉइंट, जब आप पढ़ेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन, तो ये सेल्स रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन हियर, क्या करेंगे, इनका फंक्शन क्या होगा, यहाँ वाले हिस्से का, हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट। मूवमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नोट कर लीजिए इसे आप तुरंत। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जो सेल्स होती हैं ये भी क्यूबॉइडल होती हैं, लेकिन ये ब्रश बॉर्डर्ड नहीं होती। ओके, क्यूबॉइडल होंगी बट ये ब्रश बॉर्डर्ड नहीं होंगी। अगर मैं इसको यहीं पे जूम कर दूं, यहीं पे इसको मैं मैग्नीफाई कर दूं, तो मैं क्या देखूंगा,
ये कुछ ऐसी बनी होंगी। इनमें इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, और दूसरी बड़ी बात होगी इनकी क्या, इनकी दूसरी बड़ी बात ये है कि इनमें आप क्या देखोगे, एक्वापोरीन्स होती हैं। क्या होती हैं? एक्वापोरीन्स। इनमें ढेर सारे एक्वापोरीन्स होते हैं। एक्वापोरीन्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यूरिन फॉर्मेशन, तब आप देखेंगे कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले होता है, यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, इस ट्यूब से बाहर निकलता है। इट मीन्स ये परमेबल होता है वाटर के लिए और किसी चीज़ के लिए परमेबल नहीं होता। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता था, आखिर पाइप तो वही है, पानी भर भर के यहाँ से तो निकल गया, फिर यहाँ से क्यों नहीं निकला? तो याद रखना, किसी भी सेल से वाटर का अगर लेन देन बड़े अमाउंट में होना है तो उसके लिए ज़रूरी है उसमें एक्वापोरीन्स होनी चाहिए। एंड एक्वापोरीन्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो इनके पास क्या होते हैं? एक्वापोरीन्स होती हैं, और ये एक्वापोरीन्स क्या करेंगी? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, जबकि ये एक्वापोरीन्स यहाँ पे नहीं होती। हिंट कर लेना, ये रहा डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले। हिंट कर लो, एक्वापोरीन्स, प्लीज हिंट इट। इनमें एक्वापोरीन होती है, इसे हिंट कर लो बेटा, नोट कर लो। एक्वापोरीन्स आर प्रेजेंट इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ इनले। हो गया? नोट कर लिया? ओके, क्योंकि इनमें एक्वापोरीन्स एकदम से एब्सेंट होती हैं, एक्वापोरीन्स होती ही नहीं है। ओके, एक्वापोरीन्स एब्सेंट। ओके, तो यहां से क्या होगा? बस ये एक्टिव होती हैं साल्ट के लिए। यहाँ से साल्ट का एक्सचेंज हो सकता है, लेन देन हो सकता है साल्ट का, ठीक है ना। अब जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं? ये है DCT, डिस्टल है ना, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो दूर है ग्लोमेरुलस से। DCT की सेल्स क्यूबॉइडल है ना, लेकिन इनकी परमेबिलिटी जो है बहुत लेस है फॉर वाटर एंड फॉर साल्ट। तो यहाँ से केवल क्या हो सकता है? साल्ट वगैरह का एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ की भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, लेकिन वो ब्रश बॉर्डर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है। अब मेन पॉइंट, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की सेल्स क्यूबॉइडल हैं और साथ साथ इनमें दोनों चीज़ें बनाई गई हैं, साल्ट का एक्सचेंज का भी जो गेट है और साथ साथ एक्वापोरीन्स हैं। बट यहाँ की जो एक्वापोरीन्स हैं ये कंट्रोल्ड होती हैं। याद रखना, एक्वापोरीन्स प्रेजेंट इन वेयर? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होती हैं? कंट्रोल्ड होती हैं। रिक्वायरमेंट होने पे इन्हें जो ADH हार्मोन है ना, ये क्या करेगा? एक्टिवेट कर सकता है, उन एक्वापोरीन के फंक्शन को कंट्रोल करवा सकता है। तो ADH का वर्क यहाँ होता है ना, ठीक है ना। तो ADH यहाँ वर्क करेगा और यहाँ वर्क करने के साथ साथ क्या कर सकता है? इस पूरी पाइप के फंक्शन को एक्टिवेट कर सकता है, वाटर और साल्ट के एब्जॉर्प्शन को बढ़वा सकता है। कौन? एंटी डायरेटिक हार्मोन। बट अगर यूरिन में पहले से ही वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस ADH हार्मोन नहीं बनेगा और इनके एक्वापोरीन्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है ना। जब एक्वापोरीन्स एक्टिवेट नहीं होंगी, इन दैट केस यहाँ से वाटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो ये रहा क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसी में एक वर्ड आएगा, आप जब पढ़ रहे होंगे तो ये जो ग्लोमेरुलस दिख रहे हैं ना, ग्लोमेरुलस की सेल जहाँ पाइपलाइन जहाँ एंटर कर रही होती है, यहीं पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। यहीं पे पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, जान जाएंगे, बाद में डाउट नहीं आएगा। यहीं पे क्या होती हैं आसपास इसके? ये जो एफरेंट है, अपरेंट में नहीं, कुछ सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या बोली जाती हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर
apparatus, ठीक है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये किसका पार्ट है? नाम से बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब उनको कहा जाता है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर अपैरेटस है तो मैकुला डेंसा का बना होता है, और मैकुला डेंसा के साथ साथ इसमें ग्लोमेरुलस वाली जो पाइपलाइन है उसकी सेल्स होती हैं। इसका नाम जक्स्टा रखा गया, मैंने आपको बताया था। जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? जक्स्टा। तो जो ग्लोमेरुलस है ये अपने आप को बढ़ाना चाहता है, मतलब ये बाहर जाना चाहता है, और ठीक इसके अपोजिट कुछ सेल्स ग्लोमेरुलस की तरफ बढ़ रही हैं, वो अपना अलग फंक्शन करना चाहती हैं, वो रेनिन सिक्रेट करना चाहती हैं, कोई हार्मोन सिक्रेट करना चाहती हैं, केमिकल सिक्रेट करना चाहती हैं। तो ठीक इसी से सटा हुआ ये जो पाइपलाइन ऐसे आप देख रहे हैं ना, ये समझने के लिए ऐसा बना हुआ है, एकदम से ऐसा ही नहीं रहता। इससे ये जो ग्लोमेरुलस वाली सेल्स है ना, पाइपलाइन, ये टच में रहती है, इसके आसपास रहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टच में, यहाँ पे टच में, सब जगह पे टच में रहती हैं। तो जब अलग अलग जगह पे क्या है, ये टच में रहती हैं, तो क्या मिलेगा? तो जो यहाँ की पाइप इसके पास है या एडवांस्ड हो गई है, रुक जाओ, है ना। तो अगर यहाँ की पाइप, यहाँ की सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, कुछ अलग फंक्शन करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम मैकुला डेंसा। क्या बोलेंगे? मैकुला डेंसा। तो याद रखना, यहाँ पे जेजीए सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, और यहाँ पे क्या होती है? मैकुला डेंसा होती हैं। ये आपको बाद में समझने में हेल्प करेगा। मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था क्या? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा, है ना, मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ये मैंने आपको बताया था, और मैंने ये कहा था कि ये जो नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, है ना, ये डीप में होता है, मेड्यूला में एंटर किया होता है। इसका मतलब अगर लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में डीप तक गया होगा तो इन दैट केस और क्या देखेंगे आप? ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ये भी क्या होगी? जो मेड्यूलरी नेफ्रॉन की कैपिलरी है, इस कैपिलरी की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पीटीसी। वाटर के लिए इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पीटीसी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अगर यही कैपिलरी एंटर करेगी कहाँ पे? मेड्यूलरी नेफ्रॉन की होगी, तो उसकी परमेबिलिटी वाटर के लिए, साल्ट के लिए बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका नाम हम क्या देंगे? वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा। नोट कर लो वासा रेक्टा क्या है, प्लीज नोट डाउन वासा रेक्टा। व्हाट इज वासा रेक्टा? हिंट करो। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अगला काम, जल्दी से जो नीट में क्वेश्चन आता है, राइट पाथवे, यूरिन का जो राइट पाथवे है या फ्लूइड का जो राइट पाथवे है, उसका आप जल्दी से नाम लिखो। यहाँ से शुरू करो, है ना। जो फ्लूइड है यहाँ से कहाँ पे आएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, आप एक जल्दी से एरो बनाते हुए नोट करो, खुद ही बनाओ तुरंत, और मेरे से मैच कराओ जो मैं लिख रहा हूँ। रूट ऑफ फ्लूइड जो यहाँ पे एंटर कर रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे बॉडी से बाहर रिमूव हो रहा है। यूरिन बनना, यूरिन का बॉडी से बाहर निकलने का जो पूरा रूट है, उसको जल्दी से आप लोग लिखो। देख ले रहे हैं आप यहाँ पे, अभी आप बोर्ड की तरफ देख सकते हैं। अब इसके मैच कराइए आप। ग्लोमेरुलस है ना, फिर कहाँ एंटर करेगा? बोमन कैप्सूल में एंटर करेगा, फिर कहाँ पे पहुँचेगा वो? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर करेगा, फिर कहाँ पहुँचेगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले पहुँचेगा, फिर वो फ्लूइड एंटर करेगा कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी लिखा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोल भी रहा हूँ। और इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करेगा वो फ्लूइड यूरिन के फॉर्म में,
देन डक्ट ऑफ बेलेनी, और दो वर्ड हैं पेपिलरी डक्ट, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या है। इसके बाद माइनर कैलिक्स, ये आपका एनसीईआरटी का वर्ड है, आपको आ रहा होगा। और मेजर कैलिक्स, ये भी एनसीईआरटी का वर्ड है, मैंने समझाया भी था। यूरिटर जो पाइप लाइन है वो, और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिथ्रा, देन आउटसाइड द बॉडी। ये एक पाथवे जो राइट आपसे पूछा जाता है नीट एग्जाम में, ऐसा ही बना होता है। और हो सकता है 2-3 पॉइंट इसमें कम दिए जाएं आपके नीट एग्जाम में, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। देखेंगे आपकी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। व्हाट इज फिजियोलॉजी? टाइम नहीं है बेटा, है ना, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यहाँ पे डाटा का भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसका भी रेस्ट्रिक्शन होता है, हमें कम टाइम में सारा कुछ करना है। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यूरिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन होता है, कैसे होता है। देखो तुरंत, तो मैंने आपसे पहले कहा था किडनी का जो रोल है ओनली इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड, रोल ऑफ किडनी ओनली इन द फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, ओनली इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ओनली इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन, जो भी कह सकते हैं, है ना। बट मेजर रोल इन द एक्सक्रीशन किसका है? लिवर का है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी को बोलते हैं, टॉक्सिसिटी को दूर करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। साथ साथ लिवर क्या करेगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं इनको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने का भी काम करेगा, मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ। क्लियर? मैंने आपसे कहा था। तो ये जो साइकिल है जिसको आप स्टडी करते हैं, ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ऑर्निथीन साइकिल, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में। करता है अमोनिया को कैच करेगा कौन? ऑर्निथीन, NH3, 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा अमोनिया। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि लिवर जो CO2 होता है, एक देखो एमिनो और कार्बन, कार्बन से, है ना, कार्बे एमिल, है ना, अमोनिया है तो एमिल, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बे मिल। तो इसका नाम हो गया, जब रिएक्शन करेगा कार्बामाइल या कार्बे मिल। अब ध्यान देना, हमारे बायो में जो रिएक्शन होता है इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, है ना। क्लियर? कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम है। अब बाहर तो आप रिएक्शन केमिस्ट्री का जो कराते हैं कि गर्म कर दिया, हीट कर दिया, काम चल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी कौन देता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए? चार्ज कौन करता है? वो कौन होता है? ATP होता है। कौन होता है? ATP। अगर हमारी बॉडी का कोई भी मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलाइज हो जाएगा, यानी कि किसी भी ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो वो फॉस्फेट आसानी से ब्रेक हो सकता है किसी और कंपाउंड में और रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है, वो ग्लूकोज, वो फ्रक्टोज, है ना। इसका मतलब अब ये कार्बेमिल यानी कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने से क्या बन रहा है? कार्बेमिल तो बना, अभी टूटा नहीं है। अब इससे जुड़ेगा क्या? फास्फोरस, और इसके लिए चाहिए ATP, वो भी 2, इससे बनेगा 2 ADP, ठीक है ना। अब ध्यान देना, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट थे पहले वाले में, है ना, और अगर फॉस्फेट एक निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? डाइफॉस्फेट। तो वो फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये कहाँ गया आखिर? ये H3PO4 आके इससे रिएक्शन कर गया। क्लियर? तो इससे 2 फॉस्फेट रिएक्शन कर जाते हैं और इसका नाम हो जाता है कार्बेमिल फॉस्फेट। क्या नाम हो गया? कार्बेमिल फॉस्फेट। इसका पूरा नाम नोट कर लो। रिएक्शन हुआ और क्या बन गया? कार्बेमिल फॉस्फेट। नोट करो बेटा। अब ये कार्बेमिल फॉस्फेट रिएक्शन करेगा ऑर्निथीन से। किससे करेगा? ऑर्निथीन से रिएक्शन कर रहा है, देख लो, मैंने थोड़ा डार्क भी कर दिया है, ब्लू वाला का है। ऑर्निथीन से रिएक्शन करेगा। ये इस साइकिल का नाम क्या है? ऑर्निथीन साइकिल है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको सबसे पहले कौन पकड़ता है? ऑर्निथीन पकड़ता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में, फिर सिट्रोलिन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में, फिर आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में।
आर्जिनिन क्या करता है, वाटर लेता है बाहर से, यानी कि ये एरो वाटर लेगा, है ना, और वाटर लेने के बाद क्या करेगा, बाहर यूरिया निकाल देगा। दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे NH2CO NH2, ये देखो मैंने मोटी चीज़ दिखाई, बाहर क्या करेगा, यूरिया रिलीज कर देगा। ये आपने देखा रिएक्शन में, तो मैंने क्या दिखाया था, मैंने कुछ ऐसा रिएक्शन दिखाया था, 2NH3 मैंने दिखाया था आपको, तो लग रहा था बड़ा सिंपल सा है, प्लस CO2 लिखा था मैंने, और फिर मैंने इसका रिएक्शन दिखाया आपको, NH2CO NH2 प्लस H2, ये मैंने लिख दिया था। देखने में बड़ा सिंपल लग रहा था, है ना, कि ऐसे ही बन गया यूरिया। लेकिन आप देख रहे हो कि इतना रिएक्शन कराने के लिए कितना काम करना पड़ा, इतने ढेर सारे कंपाउंड पार्टिसिपेट हुए ऐसा करने के लिए, केवल ये यूरिया बनाने के लिए। ये यू गॉट इट बेटा। तो लीवर ने अपना काम कर दिया कि बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल थे उन टॉक्सिक मटेरियल को क्या किया, लेस टॉक्सिक मटेरियल में, नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। और इसके लिए लीवर ने अपने पास ढेर सारे अमाइनो एसिड रखे थे, लीवर ने अपने पास ऑर्निथिन रखा था, ऑर्निथिन से रिएक्शन कराने वाले एंजाइम रखे थे जिससे सिट्रुलिन बन जाए। फिर कुछ एंजाइम हेल्प करेंगे, मैंने आपको सिंपल बताया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, है ना, तो इसलिए मैं एंजाइम वगैरह का नाम नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कुछ पॉइंट आपके पास तो रहे। बहुत ज़्यादा डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, जो हमारा शुरुआत भी ना आए, तो इसलिए मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। फिर क्या होता है, ये सिट्रुलिन आर्जिनोसिक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। और आपको याद रहे, मैंने पाथवे पे ढेर सारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो रिलीज होते हैं या फिर कुछ ऐड होते हैं, वो नहीं दिखाए, कुछ एंजाइम के नाम होते हैं वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस सिंपल ट्राई कर रहा हूँ कि आप ऑर्निथिन साइकिल जान जाओ, लिख लो। तो ये क्या है, फिजियोलॉजी है। क्या बेटा, ये फिजियोलॉजी, जब हम देखते हैं कि कोई कंपाउंड हमारी बॉडी में कैसे बन रहा है ना, ठीक है ना, ओके, नोट कर लो। ये रही फ्यूचर में मैं आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम दूंगा DPP का, ठीक है ना, जिससे आपका डेली का जब 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 दिन में 300 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, और 1 मंथ में कितना 900 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और 900 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं अगर उतने दिनों जो भी चैप्टर कवर हो रहे हैं। फिर आपका जो वीकली टेस्ट हम ट्राई करेंगे, कोई ऐप मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट कैसे अच्छे से हो जाए, इस पर भी करा सकते हैं जैसे, तो वीकली टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। कोई यूनिट खत्म हो जाएगी तो कंप्लीट चैप्टर 3-4 चैप्टर का मिला के भी आपको टेस्ट दिया जाएगा। सही रहेगा ना, कर लोगे? ऐसे ऐसे मुंडी हिला दो, मैं समझ जाऊंगा। डरना नहीं कि सर तो बहुत ढेर सारा लोड डालने वाले हैं।